अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आपको पता है इस वक्त मुल्क में सैलाबी सूरत हाल, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में या हाल ही में जो पंजाब में इस वक्त तबाही है, अब इसके ऊपर मुख्तलिफ लीडरान अपने हलकों में जा रहे हैं और लोगों के पास जा रहे हैं उनका हाल अहवाल लेने, उनसे बात करने, उनकी दाद रसी करने। ऐसे ही सलमान अकरम राजा साहब कुछ दिनों पहले सियालकोट गए और वहाँ पर जो मौजूद क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके साथ बैठे और फिर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने आवाम से मुखातिब करते हुए पैगाम दिया। उन्होंने एक अपना जाविया पेश किया कि वो क्या समझते हैं, ये जो सैलाब है वो क्यों आ रहा है, उसकी वजह क्या है। सलमान अकरम राजा की ज़बानी सुनिए उन्होंने क्या कहा। नाले ने मजीद तबाही फैलाई है। हम उन गलियों में गए जो नाले के साथ है, वहाँ जो तबाही है वो हमने देखी। तो कुछ तो ये तबाही अल्लाह ताला की जानिब से है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तबाही अल्लाह ताला ने नाजिल की है हमारी नाइंसाफियों की वजह से। जो आवाम की आवाज़ को दबाया गया है, जो आवाम के वोट को चुराया गया है, ये उसका भी अजाब है। और वो हमें नजर आता है चुराने वालों ने पाकिस्तान के अवाम के साथ, सियालकोट के अवाम के साथ क्या किया है। अल्लाह ताला की नाजिल करदा तबाही नाइंसाफियों और जो आवाम की आवाज़ को दबाया गया है उसकी वजह से भी है। अब सलमान अकरम राजा साहब की इस अप्रोच और इस बयान ने एक बहस छेड़ दी है। दो राय पाई जा रही है। अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा जानते हैं कि वो इस बयान के ऊपर क्या राय रखते हैं, किस नज़रिए से इसको देखते हैं। क्या सलमान साहब का बयान दुरुस्त है? हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस सवाल के लिए सलीम साफ़ी साहब, रीमा उमर साहिबा, उमर चीमा साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आपसे शुरू करते हैं। सलमान अकरम राजा साहब का ये बयान जब आपने देखा, क्या आपको उनकी सेंस दुरुस्त लगी या आपको लगता है कि ये अनकॉल्ड फॉर था? बहुत शुक्रिया अलीना। मैं चाहता हूँ शायद सीनियर्स पहले इसका जवाब दे देते, आपने मुश्किल में डाल दिया है। देखिए, हमारा एक बिलीफ है कि जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह जान लेने वाला भी है, जब उसकी मर्जी होगी जान ले भी लेगा। लेकिन हमें इस दुनिया में ये किसने हक दिया है कि हम ये डिक्लेरेशन दे दें कि अल्लाह ने किसकी मौत अजाब के ज़रिए लिखी है और किसकी मौत अजाब के ज़रिए नहीं लिखी है। मतलब मैं तो अपने आप को बहुत सादा सा इंसान समझता हूँ, ना मैं कोई बहुत ही ज़्यादा मजहबी इंसान हूँ या लेक्चर देने वाला शख्स हूँ। मैं तो किसी के खिलाफ ये बात नहीं कर सकता कि फला अमल हुआ। जाहिर सी बात है, नेचुरल डिजास्टर्स एज आई सेड, अर्थक्वेक हो, फ्लड्स हो, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने दुनिया बनाई है। लेकिन ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि फलाना जो फ्लड था जिसमें 400 अमवात हुई, वो अजाब नाजिल किया अल्लाह ने। मतलब कैसे कोई इंसान ये कह सकता है? हमने कुरान पाक में पढ़ा है, बहुत सारे वाक़यात हैं जिन कौमों ने अल्लाह की नाफरमानी की या अपने नबियों के जरिए जो पैगाम भेजा गया उनको नहीं माना, उनके ऊपर अजाब आया। वो तो लिखा हुआ है, अल्लाह की किताब अल्लाह ने लिखा है। हम कैसे, इंसान कैसे फैसला कर सकता है ये? मैं तो ये देखता हूँ कि चाहे फ्लड्स हो, अर्थक्वेक हो, ज्यादातर अमवात किसकी होती है? एक गरीब आदमी की होती है जिसका कच्चा मकान होता है। जब फ्लैश फ्लड्स आते हैं, लैंड स्लाइडिंग होती है, पहाड़ पे मेरा घर तो नहीं है, आपका तो नहीं है, चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब का तो नहीं है, सलमान अकबर राजा साहब का भी नहीं है। उनका घर तो महफूज रहता है, चाहे जितना भी सैलाब आ जाए, चाहे जितना भी बरसात हो जाए या अर्थक्वेक भी आ जाए, तो माशाल्लाह अच्छी कंस्ट्रक्शन वाले घर में हम रहते हैं। तो अमवात तो गरीब आदमी की होती है, उसमें से बहुत सारे गरीब अल्लाह वाले भी होंगे, हमसे बेहतर मुसलमान होंगे, हमसे बेहतर इंसान हो शायद। तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि अगर किसी के ऊपर मुश्किल वक्त आया है, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ने जान ले ली किसी की, तो वो अजाब नाजिल किया है, वो उसके गुनाहों की सजा है। तो मेरे ख्याल से एक बड़ी अजीब सी बात लगती है। और अगर हम सियासत को इस लेवल पर लेके जाना चाहते हैं कि अब हम फॉर्म 47 को या वोट छीनने को भी इससे तशबीह दें या इससे इसका मवाज़ना करें, तो मेरे ख्याल से बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और अगर आपकी बात मान ली जाए, अगर आपकी बात मान ली जाए, लेट्स सपोज एक मफरूजे के तौर पे आप जो बात कर रहे हैं, और अगर आपका उस पर बिलीफ है, तो फिर कुछ सवाल तो आपसे ही उठते हैं ना कि अगर आपका ये बिलीफ है कि ये अल्लाह का अजाब इसलिए है क्योंकि नाइंसाफी है, तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में तो आपका क्लेम है कि राइटफुली आप इलेक्शन जीते हैं, तो वहां तो सबसे ज्यादा अमवात नहीं है, वहां तो सबसे ज्यादा नुकसान हुए, वहां तो देहात के देहात तबाह हो गए। तो फिर वहां आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे? मैं नहीं दूंगा, आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका ये बिलीफ है, सलमान साहब का ये बिलीफ है, तो उनके पास इसकी क्या जस्टिफिकेशन है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो एक बच्चा बैठा हुआ तालीम हासिल कर रहा था या सो रहा था, या एक कोई बुजुर्ग या कोई एक नौजवान जो बड़ा नेक था, वो भी इस फ्लैश फ्लड्स में, स्लाइडिंग में उसका घर तबाह हो गया या उसकी मौत हो गई, तो उसकी जस्टिफिकेशन आपके पास क्या है? क्या वहां पे भी गलत वोट कास्ट किए गए थे, वहां पे भी चीटिंग थी, नाइंसाफी थी, इस वजह से वो चले गए? तो मेरे ख्याल से एक सियासत को सियासत के तौर पे रहने दें। और इवन जो हम ये बातें कर रहे होते हैं कि अल्लाह ने किसके ऊपर क्या अजाब डाल दिया या किसको क्या सवाब के नतीजे में उसको दे दिया, मेरे ख्याल से हम इंसानों के बस की बात नहीं है, हमारे पे स्केल से ऊपर की बात है, तो उन्हीं पर रहने दें। इससे ज्यादा मुझे नहीं पता इस पर क्या कहना है। और अगर
آپ کو لگتا ہے کہ یہ دھاندلی کے نتیجے میں ہوتا ہے تو پھر شاید اللہ نے آپ سے ہی جواب دیا ہے RTS بیٹھنے کا 2018 میں، جو پری پول ریگنگ ہوئی، جو ایک سارا ماحول تھا، تو آپ جواب دیں کہ یہ اس کا نتیجہ ہے جو خیبر پختونخوا کو فیس کرنا پڑا ہے. تو میرے خیال سے مجھے اس بات میں کوئی لاجک، کوئی سینس نہیں نظر آتی کہ آپ اس چیز کو بھی اس سے جوڑیں. ہاں، اس ملک میں اس وقت ایک ناانصافی کا نظام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. پہلے بھی تھا، اب شاید زیادہ ہو گیا ہے. پہلے آپ نے ہاتھ کیا، اب آپ کے ساتھ اس سے بڑا ہاتھ ہو گیا ہے. تو آپ کا اس وقت جو کلیم ہے کہ ملک میں نظام انصاف ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. عدالتیں آلموسٹ ایسا لگتا ہے سیاسی معاملات پہ تو خاص طور پہ ڈس فنکشن نظر آتی ہیں. بابر ستار صاحب کا کل آپ نے خط دیکھا، وہ خود اپنے چیف جسٹس کے حوالے سے گلے شکوے کر رہے ہیں، اس سے پہلے خط لکھ چکے. تو جو نظام انصاف ہے، جو آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، جو لا کو ان اسپرٹ اپلائی ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو رہا ہے. اور آپ کے کئی جو لوگ ہیں، کئی لیڈران ہیں، آپ کے رہنما ہیں، ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. ہم اس پہ مختلف اوقات پہ بات کرتے رہے کہ کس طریقے سے غلط سزائیں دی جا رہی ہے. نہیں ہونا چاہیے، جو بھی ہونا چاہیے ایک صاف، شفاف اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونا چاہیے. یہ آپ بالکل ٹھیک ہے. اس میں شاید آپ کل ایگریسر تھے، اوپریسر تھے، آج آپ وکٹم ہیں. ہم اس بات کا احساس ہے اور اس پہ لیکن یہ بات الگ ہے، لیکن اس کو اس حد تک رکھیں، ٹھیک ہے، اس کو اس سے نہیں ملانا چاہیے. اس سے نہ ملائیں. بالکل صحیح. سلیم صافی صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کچھ لوگ یا ناقدین اس کو اسلامی ٹچ کہہ رہے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی اپروچ لیتی آئی ہے. کچھ ناقدین ایون وہ تو ناقد نہیں رہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خواجہ آصف صاحب نے کچھ روز پہلے اسی کم و بیش قسم کا بیان دیا تھا، تو سلمان اکرم راجہ صاحب کی بیان اتنا کوئی غلط نہیں ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر خواجہ آصف صاحب نے اس طرح کا بیان دیا تھا تو وہ بھی غلط تھا، اور اگر اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے دیا ہے تو وہ بھی غلط ہے. دیکھیے، جو اس پہ اصل رائے تو علماء کرام ہی دے سکتے ہیں. جو علماء کا سوال آپ نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن جو ہم ایک طالب علم کے طور پر جتنا بہت ہم نے پڑھا ہے، تو رسولوں کے ساتھ یہ سنت اللہ تعالیٰ کی خاص تھی کہ جب رسولوں کا انکار کیا جاتا تو اس کے بعد اس کی قوم پہ عذاب نازل ہوتا، یا اس عذاب آسمانی عذاب کی صورت میں، یا پھر اس کے ساتھیوں کی تلواروں کی صورت میں. باقی جہاں رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اس کے بعد یہ چیز ہم نے پہلی بار سنی ہے کہ اس کی وجہ سے قدرتی آفات آئے ہیں. اب اگر یہ بات ہیں تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی سیلاب آیا ہوا تھا. اسی طرح ہم اگر یہ کہیں تو یہ سیلاب تو شروع ہوئے ہیں خیبر پختونخوا سے، جہاں پہ PTI کی حکومت ہے، اور بنیر کے لوگ کم از کم ہم سے اچھے اور زیادہ دینی لوگ تھے. بنیر میں ان بچوں کا کیا قصور تھا ان داندلی کرنے میں یا باقی چیزوں میں جو اس پانی میں بہہ گئے. اسی طرح اگر داندلی کی بنیاد پر آتے تو پھر داندلی تو اس سے پہلے ظلم کا نظام پاکستان میں اب بھی ہوگا، لیکن اس سے پہلے بھی ظلم کے نظام تھے. پھر تو ضیاء الحق کے پورے ماشاء اللہ میں ہر روز کوئی نہ کوئی عذاب آنا چاہیے تھا. پھر تو مشرف صاحب کی حکومت میں ہر روز کوئی نہ کوئی عذاب آنا چاہیے تھا، اگر جبر کی وجہ سے عذاب آتے ہیں. تو اسی طرح ابھی زلزلہ آیا ہے، تو زلزلہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کی پارٹی کے بقول جو ایک مذہبی تنظیم ہے طالبان کی، جہاں پہ ان کی حکومت ہے اور سارے دیہاتی علاقے ہیں، میں نے دیکھے ہوئے ہیں، وہاں کے لوگ 5 وقتہ نمازی کنڑ صوبے کے اور بڑے نیک اور اچھے لوگ ہیں. اب ان پہ زلزلہ کیوں آیا؟ تو میرے خیال میں اس طرح کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، ہمیں ان کی آزمائش سے اور ان کے آفات سے پناہ مانگنی چاہیے. لیکن اس کو کسی کے عمل سے جوڑنا میرے خیال میں یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. بلکہ اس بحران کے یا اس آفت کا ایک اچھا پہلو یہ تھا، مثلا ہم نے بنیر میں دیکھا کہ ایک پارٹی کا ایک سائیڈ جماعت اسلامی والے نے پکڑا ہوا تھا اور دوسرا سائیڈ اس کا ANP والے نے پکڑا ہوا تھا، اور وہاں پہ JY جماعت اسلامی تحریک انصاف اس کی یہ ساری تفریق ختم ہو گئی تھی، اور سب لوگ مل جل کر وہ ریلیف کا کام کر رہے تھے، ریسکیو اور ریلیف کا. اگر واقعی میں ایسا ہی ہے عمر چیمہ صاحب، پھر تو اسرائیل کے اوپر
सबसे ज़्यादा अजाब नाजिल होना चाहिए था, लेकिन मसला ये है कि सलमान अकरम राजा साहब जैसे पढ़े लिखे बाशऊर लोग, इनसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो चीज़ों को लोगों को शऊर देंगे, चीज़ों को इस निगाह से नहीं देखेंगे। क्या आपको लगता है उनका ये गैर मोहतात रवैया था और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जैसे जो संजीदा मामला है, लोगों की रिलीफ, रेस्क्यू, इस चीज़ में रुकावट आ सकती है, या आपको लगता है जस्टिफाइड है? देखें, पहले तो सलमान अकरम राजा साहब को मुबारकबाद कि राजा साहब को सब लोग समझते थे कि ये बड़े शरीफ आदमी हैं, बड़े रीज़नेबल आदमी हैं, लेकिन वो पीटीआई में जाके उन्हें लग रहा था कि शायद ये जो बातें मेरे बारे में होती हैं ये तारीफ़ नहीं है, ये बद तारीफ़ी है, और वो मुतनाज़ा बनना चाह रहे थे और वो मुतनाज़ा बन गए हैं, और उसके लिए एक माहौल उन्हें मिला कि जिधर उनकी प्रैक्टिस भी काफ़ी हो गई है। सलमान अकरम राजा, जिनको हम एक रीज़न की आवाज़ समझते थे, दलील की गुफ्तगू करने वाले आदमी, वो अगर इस तरह की हरकतें करेंगे या इस तरह के बयान देंगे तो ये जहालत के अलावा तो कुछ नहीं है। अगर इस बात को तस्लीम कर लिया जाए तो ये जो अपने बारे में जो बातें करते हैं कि हमारे साथ जो है बड़ा जुल्म हुआ है, तो इसकी एक इंटरप्रिटेशन तो ये भी बन जाती है कि आपके अमाल की सज़ा है कि आपकी पार्टी जब गवर्नमेंट में थी तो जो वो करती आई है अभी उसके साथ वो हो रहा है, तो इसका तो एक मतलब ये भी हुआ। दूसरा, ये एक बहुत ही एक सिंपलिस्टिक किस्म की इंटरप्रिटेशन है कि जो लोग बातें कर रहे होते हैं जी कि फ़लाँ ज़लज़ला आ गया जी, वो हमारे अमाल की सज़ा है। अगर सलमान अकरम राजा की बात सुनी जाए या उसको तस्लीम किया जाए तो इसका मतलब है कि जो पंजाब के लोग हैं ये कम गुनाहगार थे, इसका आगाज़ जो है वो केपी से हुआ है। इसका मतलब है कि जिधर इनकी गवर्नमेंट है उधर ज़्यादा गुनाह हो रहा है। लेकिन हकीकत यह है अलीना कि हमने अमाल को महदूद किया हुआ है कोई 3-4 बातों तक। अमाल में ये भी शामिल है कि अगर किसी जगह पर हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं बननी चाहिए थी तो वो बनी हैं, जिसकी वजह से जो इलाके ज़ेरे आब आने से बच सकते थे, जिन लोगों के घर तबाही से बच सकते थे, वो भी उस तबाही की नज़र हुए। ये हमारी बदअमाली है, इस पर कोई बंदा बात करने को तैयार नहीं है। इस पर कोई बंदा बात करने को तैयार नहीं है कि जो हमारी बिल्डिंग्स हैं जो इससे डैमेज होती हैं, वो नाकस मटेरियल से बनती हैं, डिसऑनेस्टी, बददयानती, ये वाली चीज़ें हैं जो डिस्कस होने वाली हैं। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे वैल्यू सिस्टम का हिस्सा नहीं है। हम ऐसे लोगों को पसंद भी करते हैं, हम उनके साथ सोशलाइज भी करते हैं, और हम कहते हैं जी बस ये चलता है। तो लिहाजा ये बात अमाल में नहीं आती। अमाल को महदूद कर दिया नमाज पढ़ने की हद तक, या ये है कि जिसने जो परहेजगारी का एक अपना एक उनका तरीका है उस तक महदूद कर दिया। अमाल की बात करनी है तो पीटीआई जो है वो अपने लेवल पर देख ले कि क्या एक सियासी जमात का वही काम है जो ये करते हैं, तो फिर इनको अपने अमाल का भी पता चल जाएगा और इसी बुनियाद पे बाकियों के अमाल डिस्कस करें तो एक हेल्दी डिबेट भी होगी। आइंदा से सैलाब के हवाले से हम ये सबक सीखेंगे कि जो भी इंक्रोचमेंट्स हैं वो केपी में हैं, पंजाब में हैं या बाकी जगहों पे हैं, उनको हटाना चाहिए। कोई नए डैम्स की बात करनी चाहिए, और ये जो कि क्लाइमेट चेंज आ रहा है ये हमारा एक न्यू नॉर्मल की तरफ हम जा रहे हैं कि ये आइंदा भी होगा, हो सकता है अगले साल फिर हो, तो उसके लिए हमें बात करनी चाहिए कि उस बारे में हमारे क्या अमाल होने चाहिए। तो राजा साहब जो है उन्होंने अपनी तरफ से ये एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है जो कि उनके पीटीआई स्टैंडर्ड पे ठीक आएगी, या वो इस पे मुतनाज़ा भी हो गए हैं, या उनका बयान शायद इस तरह से किसी टॉक शो में डिस्कस नहीं हो रहा होता था, वो भी शुरू हो गया, तो इस लिहाज से तो वो कामयाब है। लेकिन जो उनका बयान है वो एक इंतहाई इनके एक जो है ना एक नाकस सोच की अक्कासी करता है। रीमा उमर साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? अलीना, मेरा नहीं ख्याल इस पे कोई मुख्तलिफ राय हो सकती है। मैं 100% उमर से एग्री करती हूँ। सलमान अकरम राजा साहब को वजाहत करनी चाहिए और आइडियली ये बयान वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि वो और बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है वो पंजाब का दौरा कर रहे हैं, उस पर पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी पे। उन्होंने उस पूरे एफर्ट पे एक तरह से पानी फेर दिया ये बात करके, क्योंकि बहुत सी उनकी बात है, उनमें दलील है, उसमें वो साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं, वो मतलब पढ़ी लिखी बात करते हैं, एजुकेटेड बात करते हैं। तो उसमें ये उन्होंने बात करके अपना सारी जो बाकी अच्छी उनकी क्रिटिसिज्म भी है या अंडरस्टैंडिंग है उसको बिल्कुल उन्होंने मेरा ख्याल है तबाह कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं थी, ख़ासतौर पे हमारे मुल्क में जहाँ हर चीज़ जो होती है, मुझे याद है ज़लज़ला जब आया था उसको कह दिया था कि ये हमारी फहाशी की वजह से आया है, और इस तरह की बातें हम सुनते हैं, उलेमा से सुनते हैं, और एक सोच है
جو ہمیشہ ہر چیز کو ہماری فحاشی سے، خواتین کے لباس سے، ان چیزوں سے جوڑ دیتی ہے. اب یہ ہم نے سنا ہے کہ جو فلڈز آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے اور ناانصافی ہو رہی ہے. تو یہ پورا ایک آپ نے بات کی کہ اسلامک ٹچ، ریلیجس ٹچ والا، میں بھی اس کو وہی اینگل دیکھتی ہوں کہ ضرورت بالکل نہیں تھی. آپ اچھی خاصی بات کر رہے ہو، آپ ایکچولی لوگوں سے جو افیکٹیز ہیں ان سے مل رہے ہو، آپ حکومت کی کارکردگی کو اسیس کر رہے ہو، اس میں آپ نے یہ بات ڈال دی. یہ پی ٹی آئی کو تھوڑا سا میرا خیال اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ مجھ جیسے لوگ جو اگری کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت ناانصافی ہو رہی ہے، بہت سے ان کے جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، لیکن جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں ہر چیز کو اس کے ساتھ جوڑ دینا، تو میرا خیال ہے یہ مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. جو ایک ہمدردی ہونی چاہیے وہ اس سے آپ کو ٹیکس اوے فرام اٹ. تو میرا خیال ہے یہ وضاحت انہیں کرنی چاہیے. 2 دن یا پرانا بیان ہے، شاید اتنی اس پہ بات چیت نہیں ہوئی. آج ہم نے شو پہ اٹھایا ہے تو آئی ایم ایکسپیکٹنگ، ہوپنگ کہ وہ اس کی وضاحت کریں گے اور اس کو وڈرا کریں گے، کیونکہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے جینوئنلی کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرنے کی، اس کے جو وجوہات ہیں اس کو سمجھنے کی. اور ایسا نہیں ہے کہ اس وقت جو فلڈز آئے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کیا وجہ ہے، اس لیے ہمیں ایکسکیوزز یا ریزنز ڈھونڈنے کے لیے ہم نے کہہ دیا چلو اللہ کا عذاب ہے. ہمیں پتہ ہے کیوں آئے ہیں، تو ہمیں ان ریزنز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس چیز کو بیچ میں لا کے مزید کیوں ہم ایشو کو کنولوٹ کر رہے ہیں. تو مجھے افسوس ہوا بہت زیادہ یہ سن کے. اور شاید عمر کی بات درست ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں آ کے آپ ایک پولیٹیکل ایکسپیکٹیشنز جو ہوتی ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، بٹ پھر بھی میں پھر سے ریپیٹ کروں گی کہ ان کو خود وضاحت کرنی چاہیے اور اس کو واپس لینا چاہیے. اچھا، اسی لیے ہم بھی تھوڑے سے حیران ہیں جب یہ بات سنی. سلمان اکرم راجہ صاحب ہمیشہ سے بڑی دلیل سے بات کرتے ہیں، بڑا سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا، یہ سوال میں پورے ہاؤس کے لیے چھوڑتی ہوں کہ کیا سیاست کی کچھ ایسی وجوہات ہیں، ایسی کچھ مجبوریاں ہیں کہ پھر آپ جتنے بھی پڑھے لکھے ہو یا جتنے بھی باشعور ہو، آپ کو ووٹر کا لہو گرمانے کے لیے یا اس تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنی پڑتی ہیں، یا بالکل مختلف ہے اس سے صورتحال؟ جو بھی اس کا جواب دینا چاہے. سیاست میں ہر جماعت کا اپنا اپنا ایک کلچر خود بخود ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور وہ لیڈر کی وجہ سے اور جو لیڈران ہوتے ہیں اس جماعت کے، تو ان کی وجہ سے باقی لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. اور ہر جماعت کا اگر آپ دیکھیں تو ایک مخصوص تقیہ کلام بھی ہوتا ہے، ہر جماعت کا ایک مخصوص کلچر بھی ہوتا ہے. تو وہ پی ٹی آئی میں آنے کے بعد چونکہ اسی طرح تیز زبان چلانا یہ پی ٹی آئی میں کاؤنٹ ہوتا ہے اور اس کا کریڈٹ ملتا ہے، تو سلمان اکرم راجہ ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے کلچر کو تو بدل نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے وہ میرے خیال میں خود کو بدلنے کی کوشش کر کے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے کالم میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ جس طرح اگر میڈیا میں پرابلم ہوگی نا، تو اگر ہم خود سالو نہیں کریں گے تو اس سے میڈیا بدنام ہوگا. یہ جو پولیٹیشین ہے نا، انہوں نے ایک بڑا، ان کو یہ ایزی روٹ نظر آتا ہے کہ اس طرح کے کوئی متنازع بیان دے کہ آپ کو اٹینشن زیادہ ملتی ہے، اور لوگ جو ہیں یعنی کہ جو ان کی اگر کسی لحاظ سے کم علمی ہے تو آپ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی جب ہر چیز، ہر ایشو جب وہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے نا، تو اوورآل سوسائٹی احمقوں کی سوسائٹی بن جاتی ہے. پھر لوگ، کیونکہ سارا ڈسکورس ہی اس کے ارد گرد ہوتا ہے، اور بہت سارے جو قابل لوگ ہیں ان کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، تو وہ اس کا حصہ بننے کے لیے یا اس میں پرومیننٹ ہونے کے لیے وہ بھی اپنا آپ کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا کہ جو ایک ہمارے جو وزراء ہیں ان کے کس طرح کے بیان آتے ہیں. یہ جو ایک دفعہ بیان آیا تھا ان کا غلام سرور خان کا، جو انہوں نے پائلٹس پر بیان دیا، ایک بالکل احمق بیان تھا، لیکن اس کی وجہ سے ہمیں سفر کرنا پڑا. تو میرا خیال ہے کہ پولیٹیشین کو اپنے لیول پر سوچنا چاہیے. یہ ایک طرف ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں عزت نہیں ملتی، دوسرا یہ ہے کہ یہ خود بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے اپنی عزت مزید یہ گنواتے ہیں. تو انہیں اگر کوئی اپنی کلاس کی فکر ہے تو سب سے زیادہ انہیں اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، نہ کہ دوسرے لوگوں سے یہ توقع کریں کہ ہم جو جی چاہے کرتے رہیں لیکن ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے. اچھا، ہماری سیاست میں
अलीना, दो चीजों का इस्तेमाल जो है वो तो दिहाइयों से होता हुआ है ना। एक तो कि गद्दारी का, अपने मुखालिफ को गद्दार डिक्लेयर करो या अपने मुखालिफ को अपने से कमतर मुसलमान डिक्लेयर करो, और ये सियासी पार्टीज में भी रहा है, और जो सियासी पार्टीज के खिलाफ यहाँ पे साजिशें होती रही हैं उनमें भी ये इस्तेमाल हुआ है। जिन सहाफ़ियों के ऊपर कभी आप देखें किसी के खिलाफ कैंपेन चलती है, उनके खिलाफ भी यही हरबे इस्तेमाल होते रहे। तो ये हमारे एक नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा बन गया है कि कौन जो है वो गद्दार है, कौन जो है वो कमतर मुसलमान है। मुझे इससे कोई इशू नहीं है कि आप मजहब को सियासी हवालों के हवाले से देते हुए, सियासत करते हुए आप मजहबी हवालों को इस्तेमाल करें, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर मजहब, इस्लाम सबसे ज्यादा जो है वो इक्वालिटी की बात करता है, अच्छी बात करता है, कोई मजहब बुरी बात तो नहीं सिखाता ना। तो आप अगर सियासत में उसकी अच्छी मिसालें दे रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मसला जब होता है, जब हम जैसे जिसको एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं मजहबी कार्ड, वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब आपका कोई हिपोक्रेटिक बिहेवियर, मुनाफिकाना रवैया आप हमें नजर आता है, तब इस्तेमाल करते हैं ना हम कि यार ये गलत है, ये ना करें। या किसी दूसरे को अपने से कमतर मुसलमान जब आप पब्लिकली उसको डिक्लेयर कर देते हैं, उस पर हमारा इख्तलाफ है। या किसी को आप गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं पब्लिकली आके, उस पर हमारा इख्तलाफ है। अगर आप सियासत में कोई अच्छी मजहबी मिसालें दे रहे हैं तो उसमें तो किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, उसमें बिल्कुल हक है। जैसे कोई लिबरल पॉलिटिक्स करना चाहता है वो भी करे, कोई राइट विंग है, कंजर्वेटिव है, उसका कोई अपना अकीदा है या अपना कोई बिलीफ है, उस पर वो सियासत करे। लेकिन किसी दूसरे को आप गद्दार या फिर अपने से कमतर मुसलमान तो ना डिक्लेयर करें ना, कम से कम। ओके जी, हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। सब यही कह रहे हैं कि ना तो सलमान अकरम राजा साहब के बयान की कोई तोख नज़र आती है, बल्कि वजाहत भी देनी चाहिए सलमान साहब को अगर वो उन्होंने रिफ्लेक्ट किया अपने बयान के ऊपर। तो विद दैट एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं आपके सवालों के साथ। वेलकम बैक। आप लोगों ने जो YouTube पे सवाल भेजे उनको तज्जियाकारों के सामने रखते हैं, जवाब जानते हैं। शहजाद इकबाल साहब से करते पहला सवाल। शहजाद, पूछा जा रहा है कि चीन में विक्ट्री परेड हुई, बहुत बड़ी परेड, 26 ममालिक के रहनुमाओं की शिरकत थी, भारत की गैर मौजूदगी में बड़े तजिए तबसरे हो रहे हैं। और फिर इस परेड के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप जो कि काफ़ी अरसे से खामोश थे, उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी और 1-1.5 हफ्ते के बाद मीडिया पर आए और उन्होंने तंज भी किया इस परेड के ऊपर। ये जो आलमी सफ़बंदी नज़र आ रही है नई, इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, आलमी सफ़बंदी जो है कोशिश तो है, ये किस हद तक आगे बढ़ती है इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन जो भी चाइनीज प्रेसिडेंट ने किया है वो तीर निशाने पे तो लगा है, क्योंकि बहुत ही दुखी ट्वीट है। मतलब पढ़ के यकीन नहीं आता। वैसे ट्रम्प साहब से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पब्लिकली आके तो ये कहेंगे कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है और ये तुम लोग सारे मिलके कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो अमेरिका के खिलाफ। और वो भी ये कहने के बाद कि देखें पाकिस्तान के अमेरिका ने भी कितनी कुर्बानी दी है, खून दिया है चाइना की आज़ादी के लिए, तो होपफुली जो है उसको रिकग्नाइज किया जाएगा, उसको भी अप्रिशिएट किया जाएगा। और उसके बाद फिर वार्मेस्ट रिगार्ड देने के बाद फिर आप ये बात कर रहे हैं कि आप तमाम इकट्ठे हुए हैं अमेरिका के खिलाफ। तो देखिए, एक सिग्नलिंग तो है, बट SCO हो या ये सारे कंट्रीज अब मिलते हैं, तो क्या ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर बन सकेगा? आई डोंट नो। मैं कोई बहुत ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हमें एक चीज़ तो देखनी पड़ेगी कि जिस तरह नेटो है या दूसरी बॉडीज होती हैं, उस तरह की ये कोई SCO नहीं है। यहाँ पे ऑब्वियसली कोई डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है, कोई इकोनॉमिक एग्रीमेंट नहीं है बिटवीन द कंट्रीज जैसे नेटो में है या यूरोपियन यूनियन में है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ इट्स येट टू बी सीन कि ये जो नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं ये किस हद तक आगे बढ़ती है। लेकिन फिलहाल एक क्लियरली ये नजर आ रहा है कि अमेरिका जो कि एक सुपर पावर है, और ऑब्वियसली जब आप सुपर पावर होते हो तो एक आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। जो फॉरेन पॉलिसी इस वक्त ट्रंप की है, उससे अमेरिका वो क्रेडिबिलिटी दुनिया भर में लूज कर रहा है। जिस किस्म के एरेटिक उनके डिसीजंस होते हैं, एडॉक बेसिस पे लेते हैं, फिर अगले दिन ट्वीट करके चेंज कर देते हैं। इवन ये टैरिफ का मामला देखें, ये वन गो में नहीं हुआ। पहले उन्होंने कनाडा के हवाले से, मैक्सिको के हवाले से ऐलान किया, अगले दिन फिर कहा नहीं मैं थोड़ा सा इनको वक्त दे देता हूँ, जबकि वो ऐलान कर चुके थे। फिर पूरी दुनिया के लिए उन्होंने एक नए टैरिफ पॉलिसी ऐलान कर दी, लेकिन फिर कहा मैं इनको 3 महीने देता हूँ कि आके नेगोशिएट करें। तो इस सब में सबको अंदाजा हो गया है कि जब तक ट्रंप रहेंगे तब तक ये उनकी इरेटिक पॉलिसीज रहेंगी, और उस वजह से वो यूएस को इस वक्त आइसोलेट कर रहे हैं। यूक्रेन के हवाले से जो उन्होंने किया, उस पर यूरोपियन यूनियन उससे उनके साथ नहीं है। चाइना पे उन्होंने जो है उनको बुली करने की कोशिश की, टैरिफ लगा के कि शायद वो पीछे हटेंगे, लेकिन क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक ऐसी चीज है जिसकी इस वक्त जरूरत है अमेरिका को, तो चाइना दबाव में नहीं आया, उन्होंने भी टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिए, तो वहां पे भी उनको नाकामी हुई। अभी अलास्का में उन्होंने पुतिन को इनवाइट किया इस उम्मीद में कि शायद वो उनकी बात सुन के या उनसे इंस्पायर होके या उनका चार्म जो है डील मेकर का
उस पे वो उनको कायल कर लेंगे और यूक्रेन जंग खत्म हो जाएगी। वहां पे भी आपने देखा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट सिविलियन के खिलाफ जो अटैक्स हैं रशिया की जानिब से वो ज्यादा बढ़ गए। उन्होंने अपने लास्ट टर्म में आउट ऑफ द ब्लू जाके नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से मुलाकात कर ली थी और उस पर बड़े फोटोशॉप वगैरह फोटोऑप्स वगैरह सब हुए। लेकिन आपने देखा मैं ये तज्जिए जो पढ़ रहा हूँ कि उस वक्त के मुकाबले में नॉर्थ कोरिया एक और ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है। तो इस हवाले से बड़े तज्जिए हो रहे हैं कि जो भी वो पॉलिसी अपनी बताना चाहते हैं कि मैं जंग बंदी कर सकता हूँ या मैं किसी को भी कोई ट्रेड ऑफर देके उनको चार्म कर सकता हूँ, वो कामयाब नहीं हो रही। उससे अमेरिका आइसोलेट हो रहा है, उनके अपने जो हलीफ हैं वो उनसे दूर होते जा रहे हैं। अच्छा, इसमें पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान इतना कोई ताकतवर मुल्क नहीं है और हमारी जो अलायंस रही है वो अमेरिका के साथ रही है, या ख्वाहिश भी रही है जब नहीं होता अलायंस कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, तो हमारे ताल्लुकात तो बेहतर है। बट हमें भी इस पे बड़ा फूंक फूंक के चलना पड़ेगा। इंडिया के साथ क्या हुआ है, जो ताल्लुकात मोदी के साथ कहाँ गए, ये सब हम देख रहे हैं ना। ये बड़ी मिसाल है कि जो इतनी उनकी कुर्बतें थी वो ऑल ऑफ अ सडन खत्म हो रही है। तो हमें ये अंदाजा होना चाहिए कि जब तक उनके मामलात इंडिया के साथ अच्छे नहीं हो रहे तब तक शायद वो हमारे साथ अच्छे रहेंगे, और जब जिस दिन हो गए तो शायद हमारे हवाले से भी रवैया उनका चेंज हो जाए। और दूसरा ये कि कोई नया ब्लॉक बनता है जिसमें चाइना का अगर कलीदी किरदार होता है, जैसे इस वक्त नजर आ रहा है, तो हमारे लिए ये कोई सुख का सांस लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे लिए बैलेंसिंग करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अभी कल आपने देखा कि प्रेसिडेंट शी ने बात की है कि अपग्रेडेड सीपैक पर हमें काम करना चाहिए, ज्यादा ट्रेड करना चाहिए पाकिस्तान के साथ, सिक्योरिटी हमें बस प्रोवाइड करें आप। तो यानी कि वो हमसे तिजारत, इकोनॉमिक टाइज बढ़ाना चाह रहे हैं। और आपको पता है कि अमेरिका या IMF को ये चीज कभी अच्छी नहीं लगती, और इस वक्त हमारे शायद काफी अरसे के बाद, दहाइयों बाद, ताल्लुकात अमेरिका से बेहतर हुए। तो जितना चाइना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश करेगा, अमेरिका को चैलेंज करेगा, अपने इत्तेहादियों को या दूसरे ममालिक को मिला के, पाकिस्तान के लिए उतना बैलेंस करना ज्यादा मुश्किल होता रहेगा। इंटरेस्टिंग, ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल। आगे चलते हैं जी। रीमा उमर सवाल है, फुल कोर्ट मीटिंग से पहले जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसहाक ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है जिसमें प्रैक्टिस प्रोसीजर रूल्स, गज़ेट नोटिफिकेशन पर एतराज़ समेत दीगर मामलात पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। इन खतूत की अहमियत क्या है और इसका असर क्या होगा? मैं सोच रही थी अगर साल पहले ऐसा कोई ख़त आता, ऐसे खतूत आते, तो हम शायद एक दिन नहीं 2 दिन उन्हीं को डिस्कस करते इस शो पे, सिर्फ इस शो पे नहीं, ओवरऑल मीडिया पे, क्योंकि उस वक्त जुडिशरी जो है उसकी अहमियत थी, उनके फैसलों की अहमियत थी, जुडिशरी में जो पॉलिटिक्स चल रही थी उसकी जो आपकी ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पे इम्पैक्ट था। अब जुडिशरी इतनी इरेलेवेंट हो गई है कि ये बहुत अहम खतूत हैं, उसमें जो एलिगेशंस हैं वो बहुत फंडामेंटल हैं, लेकिन वो उस तरह से पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम भी जानते हैं और कि उनकी अहमियत उस तरह नहीं है पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए। जुडिशरी को ऑलमोस्ट इरेलेवेंट बना दिया गया है बाय डिज़ाइन। तो उसका इम्पैक्ट शायद पॉलिटिकल सिनेरियो में तब्दीली या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पॉलिटिक्स में तब्दीली तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं लेटर्स क्यों जजेस लिख रहे हैं, वो तंग आ गए हैं इन लेटर्स से, उनको लगता है इनकी कोई अहमियत नहीं है, जजेस खुद को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। बट मैं उनमें से नहीं हूँ, मेरा ख्याल है इन लेटर्स की बहुत अहमियत है, क्योंकि रिकॉर्ड जो है उस पर आ गई है बात। कोई नई बात तो नहीं है इन दोनों खतूत में, लेकिन रिकॉर्ड पे लाना अहम है। शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक डिस्कोर्स में बात फिर से उजागर होगी, लोगों को कहीं ना कहीं ये एहसास होगा। मेरा नहीं ख्याल कोई भी है जो डिफेंड कर सकेगा, तो वो बार बार एहसास दिलाना उसमें शायद एक रोल प्ले कर सकता है कि कहीं ना ऐसा ना हो कि ये बातें बिल्कुल ही नॉर्मलाइज हो जाएं कि हमारे यहाँ तो जुडिशरी ऐसी ही है। तो ये उसकी अहमियत है। हिस्टोरिकली अगर जब देखा जाएगा इस टाइम पीरियड को, तो उसमें ये बातें हमें कुछ फैक्ट्स दिखाएंगी, तो उस पर शायद बात हो सके इस पीरियड को जब कोई लिखा जाएगा इस पे। इसके अलावा जो जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा अपने ख़त में, उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार किया कि कभी भी वक्त ऐसा नहीं होता कि आप सही जो है उसकी अहमियत ख़त्म हो जाए या सही कोई बात करने की अहमियत ना रहे। तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया, शायद उस लिहाज से भी इसकी अहमियत है कि जो लोग अपने आप को महसूस करते हैं कि वो अभी भी एक इंडिपेंडेंट आवाज़ रखते हैं, उनको लगता है कि उन्हें एक्सप्रेस करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं होप रहती है। मुझे नहीं मालूम इस वक्त वो होप कितनी मतलब उसके पीछे स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर भी उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, तो उसकी अपनी अहमियत है। बट ओवरऑल अलीना, कितनी अफसोस की बात है, आप ये शो इतनी अरसे से होस्ट कर रही हैं,
जुडिशरी कम्प्लीटली इरेलीवेंट हो गई है, और वो कब इरेलीवेंट होती है? जब वो कैप्चर्ड होती है। आपको मालूम है कि जो भी पॉलिटिक्स में हो रहा है वही फैसला करेगा। ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कोई रोल नहीं है जो हमारी पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप हो रहा है उसमें। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। यानी अब बस ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के लिए रह गया था कि शायद कभी एनालाइज करें कि कोई ना कोई रेजिस्ट करने वाला था। एब्सोल्युटली। और जो बातें उन्होंने लिखी हैं वो ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं अब। जो पहले कोर्ट रिपोर्टर्स बात करते थे या जो लोग डे टू डे फॉलो करते थे, अब ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन नीला, जो उन्होंने बातें की, कोई उससे डिसएग्री नहीं करेगा। पहले जो लोग अब इख्तिलाफ कर रहे हैं जजेस के साथ, वही वो बातें करते थे कि किस तरह केसेस के बेंचेस बनते हैं, किस तरह वो लगाए जाते हैं, उन सब पे अब वही बातें। जब आपको पसंद नहीं आ रही वो जजेस, आपको पसंद नहीं जो ये बातें कर रहे हैं और जो स्टेटस को आपके हक में है, तो आप उनके खिलाफ कैंपेन्स चलाते हो। तो अफसोस की बात है, बट ऑन रिकॉर्ड आना मेरी नज़र में उसकी अहमियत है। एटलीस्ट दर्ज तो हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे बाकी सवालों के साथ। वेलकम बैक। आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर सवाल भेजे हैं, हम उनके जवाब जानने तजियाकारों से। सलीम साफ़ी साहब से सवाल करते हैं। बड़ा दिल खराश वाक़या कल पेश आया क्वेटा में। सर, पूछा जा रहा है ये जो धमाका हुआ सरेआब, उसके बाद इंतज़ामिया ने ये कहा कि जलसे के लिए तो सिक्योरिटी दी गई थी। वाक़या जलसा ख़त्म होने के 45 मिनट बाद पेश आया। जलसा मुंतज़मीन को 3 बार कहा गया था कि जलसा ख़त्म करें। अगर ऐसा ना होता, अगर वो सिक्योरिटी थ्रेट को संजीदा लेते, मुंतज़मीन पर डाल रहे हैं जिम्मेदारी, क्या ये जवाज़ दुरुस्त है? नहीं, ये जवाज़ दुरुस्त नहीं है। सिक्योरिटी फराहम करना बहरहाल हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और जब इजाज़त दी जाती है तो फिर तो और भी ज़िम्मेदारी बन जाती है। तो उन्होंने मजबूर किया है या जैसा भी है, लेकिन हुकूमत ने जलसे की इजाज़त दी थी। हाँ, ये है कि जलसा कुछ ज़्यादा तवील हो गया, और ये अल्लाह का शुक्र है कि सुइसाइडर को जलसागाह के अंदर जाने और स्टेज तक पहुंचने की मोहलत ना मिली, या पुलिस की वजह से या किसी और वजह से, वरना तो वहाँ पे कायदीन को भी खुदा न खास्ता नुकसान पहुंच सकता था। और लेकिन अब भी ये कोई मामूली बात नहीं है। 13 घरों के चिराग गुल हो गए हैं, तो इसके लिए हुकूमत बहरहाल ज़िम्मेदार है, और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह के जलसों के लिए सिक्योरिटी फराहम करे। तो हुकूमत इस उज़र पे कि हमने पहले से कहा था कि ख़तरा है या थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मुंतज़मीन इसरार कर रहे थे, तो ये कोई उज़र नहीं है। अगर वाकई इस लेवल का थ्रेट था और हुकूमत को इतना यकीन था, तो इनको फिर बाहर सूरत इजाज़त ही देनी चाहिए थी, और जब इजाज़त दी थी, दबाव में दी थी, जिस वजह से भी दी थी, तो फिर ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी फराहम करे। सर, इसकी वजह आप क्या समझ रहे हैं? क्या जो ऑपरेशन है उसकी रेजिस्टेंस में हो रहा है, या उसकी नतीजे में हम देख रहे हैं ये, या फिर कुछ और? ये तो अभी तहकीकात के बाद, अभी उनके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी तक सुइसाइडर की शनाख्त नहीं हो सकी है। ये उन्होंने कहा है कि वो 30 साल के करीब उसकी उम्र है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये किस साइड से हुआ है और मिलिटेंट के किस ग्रुप ने ये काम किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। और 15 अफराद जाम बहक हो सोसनाक सानहे में इस दहशतगर्द वाक़े में। उमर चीमा साहब से सवाल करते हैं। चीमा साहब, गंडापुर ने अली अमीन गंडापुर साहब, सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने जर्मन सफ़ीर की मुलाकात के पैगाम पर अपने पीए को सबके सामने डांट दिया। ये वाक़या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ, और ये कहा कि गुलामों की तरह सोचना बंद करो, सफ़ीर इंतज़ार कर लेगा। आप इस रवैये को कैसे देखते हैं? देखें, गंडापुर जो है वो उसने डोनाल्ड ट्रंप बनने की कोशिश की है अपने लेवल पे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है और ये केपी के चीफ मिनिस्टर हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा रिलायंस फॉरेन फंडिंग पर भी होती है। अभी भी जो उधर जर्मन एम्बेसडर गया होगा, कोई इसी मामले पे गया होगा कि आपको किस इशू के लिए कितनी ग्रांट देनी है। अब इमेजिन करें कि जर्मन सफ़ीर को जब ये बात का पता चला होगा, तो वो इनके बारे में क्या सोचेगा।
کہ یہ غلامانہ ذہنیت ان کی صرف میٹنگ کی حد تک ہے، یا تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ اتنے غیرت مند ہیں آپ کہیں جی کہ ہم نے کوئی کسی قسم کی کوئی فارن اسسٹنٹ جو ہے اس کو قبول نہیں کریں گے، وہ انہوں نے لے لینی ہے. ہو سکتا ہے، میں امیجن کر رہا تھا کہ جب یہ بعد میں امبیسڈر کو ملے ہوں گے تو اس ٹائم ان کا کیا رویہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ادھر جا کے معذرت کر رہے ہوں کہ سوری میں لیٹ ہو گیا تھا. اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر دوسرا جو ہے ان کے وہ اپنے لیول پہ امبیسڈر کے ذہن میں کیا باتیں آ رہی ہوں گی کہ ان لوگوں کی کیا سٹینڈنگ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان پرائم منسٹر بنے تھے تو اس ٹائم وہ کچھ جرنلسٹوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور پتہ چلا کہ فرینچ پریزیڈنٹ وہ کال کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ان کو مبارکباد دینا چاہ رہے ہیں. تو عمران خان جو ہے انہوں نے بھی بڑا بے نیازی کا اظہار کیا کہ انہیں لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی امریکہ کا پریزیڈنٹ میں بن گیا ہوں، یہ بعد میں آ جائیں گے لوگ. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر بعد میں یہ اپنے امبیسڈر بھیجتے تھے، کسی جگہ پہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھیجتے تھے کہ بائیڈن سے کہیں کہ ہمارے سے بات کرے. کبھی پارلیمنٹ میں اس چیز پر احتجاج کر رہے ہوتے تھے کہ مودی کو میں نے اتنی دفعہ کال کیا تو وہ میری کال نہیں سن رہا. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو عزت دیں، وہ بھی آپ کو عزت دیں. اور یہ انٹر ڈیپینڈنس کی دنیا ہے، ایک دوسرے پہ سب کا انحصار ہے، اور یہ رویہ کسی لحاظ سے اچھا نہیں ہے. انفارچونیٹلی جس طرح پہلے ہم سلمان اکرم راجہ کی بات کر رہے تھے نا، اب ہر چیز کو لوگ ایک پولیٹیسائز کر رہے ہیں، اس کو ایک پاپولسٹ اپروچ، چونکہ اس سے جو ایک تاثر ان کے ووٹرز ہیں اس میں جانا ہے، وہ اس کے بارے میں زیادہ کنسرن ہے بجائے اس کے کہ ہمارے اس سے تعلقات خراب ہوں گے یا امبیسڈر جو ہے وہ اس بات کا برا منائے گا. اس بات سے قطع نظر کہ وہ امبیسڈر جرمنی کا ہے، امریکہ کا ہے یا ایتھوپیا کا ہے، یہ طریقہ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب. ٹھیک ہے جی، اسی کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ.